वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सक्सेस। आज हम बात करेंगे अप्रैल मंथ के पार्ट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है न्यू दिल्ली में। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 20 और 21 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई। शिखर सम्मेलन का जो थीम था वो था समसामयिकी चुनौतियों का जवाब, अभ्यास के लिए दर्शन है। शिखर सम्मेलन बौद्ध और सार्वभौमिक चिंताओं के मामलों पर वैश्विक बौद्ध धर्म नेतृत्व और विद्वानों को शामिल करने और उन्हें सामूहिक रूप से संबोधित करने के लिए नीतिगत इनपुट के साथ आने का एक प्रयास है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर, कम्बम पनीर, थाराचाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है? कम्बम अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु में पश्चिमी घाट पर स्थित कुंभम घाटी को दक्षिण भारत के अंगूर शहर के रूप में जाना जाता है, जहां पन्नीर थाराचाई की खेती की जाती है। थेनी किस्म मुख्य रूप से कुंभम घाटी से जुड़ी है, जहां खेती का क्षेत्र 10 गांवों में लगभग 2000 एकड़ में फैला हुआ है। यह किस्म, जिसे मस्कट हैम्बर्ग के नाम से भी जाना जाता है, अपनी तीव्र वृद्धि और शीघ्र परिपक्वता के लिए जानी जाती है। पन्नीर अंगूर पहली बार 1832 में एक फ्रांसीसी पुजारी द्वारा तमिलनाडु में पेश किए गए थे। ये अंगूर विटामिन, टार्ट्रिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और ये कुछ पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने में भी मदद करते हैं। अब हम जान लेते हैं जीआई टैग क्या होता है। तो जीआई टैग ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन या संकेत है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से आने वाले प्रोडक्ट को दिया जाता है। जीआई प्रमाणित करते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके बनाए गए हैं या उनके मूल के कारण उनमें कुछ विशिष्ट क्वालिटीज हैं। इसका उपयोग भोजन और औद्योगिक उत्पादों के लिए किया जाता है। जीआई टैग सुनिश्चित करता है कि केवल ऑथराइज्ड यूजर्स ही प्रोडक्ट के नाम का उपयोग कर सकते हैं। जीआई टैग कौन प्रदान करता है या इसका कंट्रोल कौन करता है? तो यह एक प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त और संरक्षित है। डब्ल्यूटीओ का बौद्धिक संपदा अधिकार या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ट्रेड रिलेटेड पहलुओं पर समझौता है, जिसे हम ट्रिप्स के नाम से जानते हैं। यह इंटरनेशनल लेवल पर जियोग्राफिकल इंडिकेशन की सुरक्षा के लिए एक प्रदान करता है। भारत में अगर बात करें तो भारत में जीआई का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन और संरक्षण प्रोडक्ट के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के द्वारा शासित होता है, जो सितंबर 2003 में प्रभावी हुआ। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग ने भौगोलिक संकेत या जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त किया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो बसोहली पेंटिंग यह संबंधित है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग पंजीकरण के इतिहास में यह पहली बार है कि जम्मू क्षेत्र को हस्तशिल्प के लिए जीआई टैग मिला है। नाबार्ड जम्मू ने लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया है। बसोहली पेंटिंग अपने रंग और रेखा की साहसिक जीवंतता के लिए जानी जाती है। यह पहाड़ी लघु चित्रकला का एक विद्यालय है जो 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंत में भारतीय पहाड़ी राज्यों में विकसित हुआ। इसकी शैली का प्रमुख केंद्र बसोहली के छोटे से स्वतंत्र राज्य में था। आयताकार प्रारूप को प्राथमिकता इसमें दी जाती है। चित्र स्थान को आमतौर पर वास्तुशिल्प विवरण द्वारा चित्रित किया जाता है, जो अक्सर विशिष्ट लाल सीमाओं में टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो फोर्ब्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न है, अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस विकसित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इस डेटाबेस को बनाने की प्रक्रिया अप्रैल 2022 में शुरू हुई थी। यह डेटाबेस उन परिवारों के लिए एक राहत है जो अपने प्रियजनों के शवों को खोजने की उम्मीद में तस्वीरों और अन्य विवरणों के साथ पोस्ट करने के लिए दर-दर भटकते रहते हैं। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य कोप इंडिया 2023 बायलैटरल एक्सरसाइज आयोजित किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच में यह कोप इंडिया एक्सरसाइज आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय की जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक जल स्रोत हैं? सबसे ज्यादा वाटर रिसोर्स पाए गए हैं पश्चिम बंगाल में। ऐसा पहली बार है कि भारत में वाटर बॉडीज पर सेंसस या गणना कराई गई।
और यह गणना जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कराई गई और वाटर बॉडीज पर की गई। इस गणना की रिपोर्ट के अनुसार देश में 24,24,540 वाटर बॉडीज हैं, जिनमें से 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में है और केवल 2.9% ही शहरी क्षेत्रों में है। वाटर बॉडीज की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, चौथे पर ओडिशा और पांचवें स्थान पर असम है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 31वां सदस्य कौन बना है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड। फिनलैंड 4 अप्रैल 2023 को नाटो का सबसे नया सदस्य बन गया। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टाइगर सेंसस 2022 के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? टाइगर सेंसस 2022 के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या 3,167 है। राज्यों में मध्य प्रदेश ने नंबर 1 स्थान बरकरार रखा है। इसकी बाघों की आबादी 526 से बढ़कर 785 49% हो गई है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, फिर तीसरे नंबर पर उत्तराखंड में बाघों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। मध्य अप्रैल में यह संख्या 3,167 आंकी गई थी। भारत की बाघों की आबादी जो अब जुलाई में 3,682 हो गई है। मध्य प्रदेश में बाघों की सबसे अधिक संख्या है जो 785, इसके बाद कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444 है। यह नवीनतम जुलाई के आंकड़ों के अनुसार है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन सा देश है? भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है रूस। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बी.आर. अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तेलंगाना में। तेलंगाना में बी.आर. अम्बेडकर जी की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी? तो यह बनी है नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता जो राजस्थान की रहने वाली हैं, इन्होंने फेमिना मिस वर्ल्ड 2023 को जीत लिया है और इस किताब को जीतने के साथ यह मिस वर्ल्ड 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। अगला प्रश्न है, फसल बीमा योजना कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? फसल बीमा योजना कार्यान्वयन के लिए कर्नाटका राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान कर्नाटक को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने में अग्रणी राज्य के रूप में मान्यता दी गई। यह पुरस्कार कृषि विभाग के द्वारा दिया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा 2016 में शुरू की गई एक फसल बीमा योजना है जो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण फसलों को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए कवरेज प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और उन्हें नवीन और आधुनिक कृषि पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक है। इसमें जो प्रीमियम प्रोवाइड किया जाता है 90% तक प्रीमियम सब्सिडी प्रदान करती है। इसमें किसानों द्वारा उगाई जाने वाली सभी खाद्य और तिलहन फसलें और कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर वाली फसलें शामिल हैं। यह योजना भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और निजी बीमा कंपनियों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ चलाया जा रहा है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चीन सीमा पर चलाया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यह एक केंद्र वित्त पोषित या फंडेड प्रोग्राम है जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23 में उत्तर में सीमावर्ती गांवों को विकसित करने और ऐसे सीमावर्ती गांवों के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ की गई है और यह 2025-26 तक पूर्ण की जाएगी। इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र शामिल होंगे। इसके तहत 2,963 गाँव को कवर किया जाएगा, जिसमें से 663 को पहले चरण में कवर किए जाएंगे। इसमें ग्राम पंचायतों की सहायता ली जाएगी। इनकी सहायता से जिला प्रशासन द्वारा वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान बनाए जाएंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की वजह से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के साथ ओवरलैप की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। का उद्देश्य है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसे कहते हैं, पर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करना और यह स्थित है चीन और भारत सीमा पर। यह इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को अपने कर्मियों को आराम करने, स्वस्थ होने और प्रशिक्षित करने हेतु अवसर भी प्रदान करेगा।
यह योजना उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के स्थानीय प्राकृतिक, मानव एवं अन्य संसाधनों के आधार पर इकोनॉमिक कंडक्टर यानी चालकों की पहचान एवं विकास करने में सहायता करेगी। इससे स्थानीय सांस्कृतिक पारंपरिक ज्ञान और विरासत को बढ़ावा देकर पर्यटन क्षमता का लाभ भी पाया जा सकेगा। थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सलीम दुर्रानी का निधन हो गया, वे किस पेशे से संबंधित थे? तो वे संबंधित थे क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन में सफर किया और इस दौरान मोजाम्बिक में भारत द्वारा बनाए गए बुजी ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क यह स्थित है असम में। राष्ट्रपति जी ने कहा कि हमारी परंपरा में हाथियों का सबसे अधिक सम्मान किया गया है और इसे समृद्धि का प्रतीक माना गया है। यह भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है, इसलिए हाथियों की रक्षा हमारी राष्ट्रीय विरासत को संरक्षित करने की हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गज उत्सव 2023 के बारे में जान लेते हैं। गज उत्सव 2023 भारत में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो 1992 में भारत सरकार द्वारा एक प्रमुख संरक्षण पहल प्रोजेक्ट एलिफेंट की 30वीं वर्षगांठ का जश्न मनाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हाथियों और उनके आवास की सुरक्षा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, मानव हाथी संघर्ष को कम करना और प्रतिबंधित हाथियों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का 38वां स्थान है। यह स्थान 129 देशों के सूचकांक में भारत ने प्राप्त किया है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स विश्व बैंक समूह द्वारा विकसित एक इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल है। यह देशों को व्यापार लॉजिस्टिक के प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करता है। लॉजिस्टिक की प्रभावशीलता का आकलन 6 फैक्टर्स के आधार पर किया जाता है। पहला है सीमा शुल्क प्रदर्शन, दूसरा है आधारभूत संरचना की क्वालिटी, शिपमेंट की सुलभ व्यवस्था, लॉजिस्टिक सर्विसेज की क्वालिटी, प्रेषित वस्तु की ट्रैकिंग और उनका अनुरेखण, शिपमेंट की समयबद्धता। विश्व बैंक ने वर्ष 2010 से 2018 तक प्रत्येक 2 वर्ष में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया। कोविड-19 महामारी और सूचकांक पद्धति में संशोधन के कारण वर्ष 2020 में देरी हुई। रिपोर्ट अंततः 2023 में प्रकाशित की गई। पहली बार लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2023 में शिपमेंट पर नजर रखने वाले बड़े डेटाबेस से उत्पन्न मैट्रिक्स का उपयोग करके व्यापार की गति का विश्लेषण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ खोला जा रहा है? तो देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क खोला जा रहा है केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी गई। यह पार्क डिजिटल विश्वविद्यालय के पास टेक्नोसिटी में बनेगा। डिजिटल साइंस पार्क को रिसर्च सेंटर, टेक्नोलॉजी पार्क या इनोवेटिव सेंटर के तौर पर जाना जाता है। यह साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर क्राइम, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट हार्डवेयर, रोबोटिक्स समेत अन्य पर रिसर्च होती है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन केरल के कोच्चि में किया गया। इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री ने किया है। केरल के लिए इसे ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। गंगा पुष्करालु त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? गंगा पुष्करालु त्योहार का आयोजन वाराणसी में किया जाएगा। गंगा पुष्करालु एक त्योहार जो भारत में हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है। मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में मनाया जाता है। इस साल 22 अप्रैल से 3 मई में होने जा रहा है। भारतीय रेलवे अप्रैल को विशाखापत्तनम से वाराणसी के लिए विशेष ट्रेनें रवाना करेंगी। अगला प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 14 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज जीते गए। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारा देश प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाता है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज के संस्थागतकरण के साथ जमीनी स्तर पर सत्ता के डिसेंट्रलाइजेशन के इतिहास में 24 अप्रैल का दिवस एक निर्णायक क्षण है, जिस दिन इसे लागू किया गया था। पंचायती राज मंत्रालय हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाता है। अगला प्रश्न है, सलोखा योजना किस राज्य से संबंधित है? सलोखा योजना संबंधित है महाराष्ट्र से।
किसानों के बीच कृषि भूमि के कब्जे और कब्जे को लेकर होने वाले विवादों को निपटाने और समाज में सद्भावना पैदा करने तथा एक दूसरे के बीच शांति और सौहार्द बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सलोका योजना चलाया है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा अबू धाबी में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में जानते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका मिशन कल के लिए बुनियादी ढांचे का को फंडिंग करना है। बुनियाद ने जनवरी 2016 में बीजिंग में परिचालन शुरू किया और तब से दुनिया भर में 106 अनुमोदित सदस्य इसके हो गए हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर और ट्रिपल ए रेटेड है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला एशियन किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो यह स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। उत्तर प्रदेश ने क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियाई किंग वॉल्चर के लिए एक अत्याधुनिक जटायु संरक्षण और ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया है जो दुनिया में अपनी तरह का पहला है। यह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित है और 1.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशियाई किंग वॉल्चर को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के तहत संरक्षित किया गया है और इसे IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड सूची में रखा गया है। लाल सिर वाला गिद्ध जिसे सर्कोजिप्स कैल्वस कहते हैं, जिसे एशियाई किंग वल्चर के रूप में भी जाना जाता है, मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पाया जाता है। 2004 में इस प्रजाति को IUCN द्वारा लीस्ट कंसर्न से नियर थ्रेटेंड यानी खतरे के निकट की श्रेणी में रखा था। 2007 में इसे IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड की लिस्ट में रखा गया। अगला प्रश्न है, किन दो भारतीय समुद्र तटों को अंतरराष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है? इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने हाल ही में जानकारी दी कि लक्षद्वीप स्थित 2 भारतीय समुद्र तटों में मिनिकॉय थुंडी कदमत बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। इसके साथ ही भारत में ब्लू फ्लैग बीचों की संख्या 12 हो गई है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है? दुनिया भर में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ब्लू फ्लैग फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा दिया जाता है, जो एक नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट है जिसके मानदंड में क्वालिटी, सिक्योरिटी, पर्यावरण एजुकेशन यानी एनवायरमेंट एजुकेशन सर्विसेज का प्रावधान, सामान्य एनवायरमेंट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड शामिल है। यह संस्था 33 स्टैंडर्ड के आधार पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जारी करता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1987 में की गई थी। इसमें अभी तक 48 देशों के 5042 स्पॉट को जगह दी जा चुकी है। वर्ष 2001 के बाद यूरोप के बाहर के बीचों को भी इस लिस्ट में शामिल किया जाने लगा था। इसके पहले केवल यूरोप के बीचों को ही इस लिस्ट में शामिल किया गया था। मिनिकॉय थुंडी के बारे में जानते हैं। मिनिकॉय थुंडी बीच लक्षद्वीप द्वीप समूह में सबसे प्राचीन और सुंदर समुद्र तटों में से एक है जो सफेद रेत लैगून से बना हुआ है। यह तैराकों और पर्यटकों के लिए एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। कदमत बीच की बात करें तो कदमत बीच विशेष रूप से क्रूज पर्यटकों के लिए लोकप्रिय है जो पानी के खेलों के लिए फेमस है। यहाँ सफेद रेत नीले लैगून के पानी टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं। भारत में अब तक 12 बीच इस सूची में शामिल हो चुके हैं, जिनमें से गुजरात का शिवराजपुर बीच, कर्नाटक का कासरकोड और पादुबिद्री बीच, दीव का घोघला बीच, केरल का कब्बड बीच, आंध्र प्रदेश का रूसीकोंडा बीच, अंडमान और निकोबार का राधानगर बीच, ओडिशा का गोल्डन बीच, तमिलनाडु का कोवलम बीच और पुडुचेरी का ईडन बीच शामिल हैं। इस तरह के सर्टिफिकेशन से देश के इन बीचों पर पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, साथ ही देश के अन्य बीच भी इस सूची से जुड़ने की होड़ में लग जाते हैं। इससे और भी कई लाभ होते हैं, जैसे इको फ्रेंडली बीच के निर्माण में मदद मिलती है और देश में क्लीन बीच को बढ़ावा मिलता है। ब्लू फ्लैग बीच के स्थानीय लोगों को इसकी मदद से अधिक रोजगार भी मिलता है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय कमेटी ने भारत के किस राज्य की चाय की एक अनूठी किस्म कांगड़ा चाय को प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया है? हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय कमेटी ने प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया है। कांगड़ा टी भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की एक चाय है। काली चाय और हरी चाय दोनों का उत्पादन कांगड़ा घाटी में किया जाता है। कांगड़ा चाय को 2005 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया जा चुका है। प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक एरिया, एक विशिष्ट स्थान या असाधारण मामलों में किसी देश का नाम है जिसका उपयोग कृषि उत्पाद या खाद्य पदार्थों के विवरण के रूप में किया जाता है, जो ऐसे क्षेत्र, स्थान या देश से आता है जिसमें अपनी भौगोलिक उत्पत्ति के कारण कोई स्पेशल क्वालिटी
या अन्य विशिष्ट कोई क्वालिटी हो, इसके प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग या तैयारी का कम से कम एक चरण क्षेत्र में होता हो। अगला प्रश्न है चर्चा में रहा पेरियर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह स्थित है केरला में। अगला प्रश्न है द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी की गई 29th आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी की गई 29वीं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। में इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में जो टॉप 3 कंट्रीज हैं वो है पहले स्थान पर मिला है सिंगापुर को, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर आयरलैंड रहा है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में किस मिनी रत्न कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? मिनी रत्न कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। आरबीएनएल को नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के साथ ही इसे ज़्यादा ऑपरेशनल फ्रीडम मिल गई है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल गई है और साथ ही इसके 2003 में निगमित कंपनी की स्थापना रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करने और विशेष स्पेशल पर्पज व्हीकल के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने के लिए की गई थी। आरबीएनएल ने 2005 में परिचालन शुरू किया और 2013 में इसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। नवरत्न का दर्जा भारत सरकार द्वारा उन चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दी गई एक मान्यता है जिनके पास फाइनेंस और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी होती है। यह स्थिति पब्लिक सेक्टर एंटिटीज को रुपए तक निवेश करने में सक्षम बनाती है केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना 1000 करोड़ रुपए, जिससे उन्हें निर्णय पर्सोनल मैनेजमेंट या और ज्वाइंट वेंचर्स में अधिक लचीलापन मिलता है। अब हम बात करते हैं महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों के बारे में। केंद्र की यानी सेंट्रल प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज को उन्हें होने वाले लाभ और नेटवर्थ के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है महारत्न, दूसरा नवरत्न, तीसरा है मिनी रत्न। अगला प्रश्न है दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल किस महासागर में स्थित है? तो यह स्थित है अटलांटिक ओशियन में, मैक्सिको कोस्ट में। 900 फीट गहरा यह ब्लू होल है। मैक्सिको कोस्ट पर स्थित यह ब्लू होल जिसे तामजा यानी डीप वाटर जिसका मतलब होता है कि नाम से भी जाना जाता है, जो सबसे गहरा ब्लू होल है वह साउथ चाइना सी में पाया जाता है जिसे ड्रैगन होल के नाम से जाना जाता है। यह 2016 में डिस्कवर किया गया था जिसकी गहराई 980 फीट थी। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। स्मोक एंड एशेस अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एंड एशेस अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज यह पुस्तक लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा। इनकी द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तक हैं द हंग्री टाइड, सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, गन आइलैंड, जंगलनामा। प्रश्न है 2023 में कितने व्यक्तियों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? तो यह दिया गया है 6 व्यक्तियों को। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। 2023 के पुरस्कार के 6 विजेताओं में ब्राजील से एलेसेंड्रा कोराप मुंडरुगु, जाम्बिया से चिल्कवा मुम्बा, इंडोनेशिया से डेलिमा सिलालाही, यूएसए से डायने विल्सन, फिनलैंड से टेरो मस्टोनन और तुर्की से जफर किजिलकाया को दिया गया। यह पुरस्कार दुनिया के 6 बसे हुए महाद्वीपीय क्षेत्रों अक्सर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 अप्रैल को। अगला प्रश्न है खोंगजोम दिवस का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो खोंगजोम दिवस का आयोजन मणिपुर में किया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो यह दिया गया है आप पार्टी को। अन्य राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में की गई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इसकी स्थापना 1964 में की गई, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में की गई, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में की गई, नेशनल पीपल्स पार्टी की स्थापना 2013 में और आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो यह था ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी 2023 के सूडान संघर्ष के दौरान सूडान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए जाने वाला एक अभियान था। इसके तहत 17 भारतीय वायुसेना की उड़ानों और 5 भारतीय नौसेना की जहाज की सहायता से कुल 3,862 भारतीयों को सूडान से निकाला गया। यह वापसी हवा और समुद्र द्वारा आयोजित की गई। अधिकांश वापस किए जाने वाले भारतीय नौसेना द्वारा आईएनएस सुमेधा के माध्यम से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली?
तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शपथ ली है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वायुसेना की प्रथम महिला अधिकारी कौन है? तो भारतीय वायुसेना के वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली वायुसेना की प्रथम महिला अधिकारी हैं दीपिका मिश्रा गया है। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा ने वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी के रूप में इतिहास रचा है। उन्हें पिछले वर्ष स्वतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा वीरता के लिए वायु सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। अगस्त 2021 में विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को उत्तरी मध्य प्रदेश में अचानक आई बाढ़ के बाद मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान चलाने का काम सौंपा गया था। तेज हवाओं और आने वाली रात सहित प्रतिकूल मौसम की स्थिति के बावजूद वह उसी शाम आपदा स्थल पर पहुंचने वाली एकमात्र व्यक्ति थीं। उनके साहसी कार्यों और कर्तव्य के प्रति समर्पण ने 47 व्यक्तियों को बचाने में मदद की और परिणाम स्वरूप वह वीरता पुरस्कार वीरता के लिए वायु सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बन गई हैं, जो उन्हें दिल्ली में एक अलंकरण समारोह में प्राप्त हुआ था। यह उन्हें एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी द्वारा दिया गया। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। चर्चा में रही खिलाड़ी शैला सिंह किस खेल से संबंधित हैं? शैला सिंह लंबी कूद से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद को 2023 के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? C.R. राव को इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स से सम्मानित किया गया है या इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का ट्रायल रन किस शहर में सफलतापूर्वक संचालित किया गया है? तो यह किया गया है कोलकाता के हुगली में। यह देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। किस राज्य के मिर्ची चावल को हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है बिहार के मिर्ची चावल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। इसे मिर्ची चावल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अपने सुगंधित स्वाद और सुगंधित चूड़ा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। इथरनेट के आविष्कार के लिए किसने ट्यूरिंग अवार्ड 2022 जीता है? तो रॉबर्ट मेटकॉफ ने इथरनेट के आविष्कार के लिए ट्यूरिंग अवार्ड 2022 जीता है। इथरनेट नेटवर्क में एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जिसके माध्यम से किसी नेटवर्क में कंप्यूटर और अन्य नेटवर्क डिवाइस को आपस में जोड़ा जाता है ताकि डेटा का आदान प्रदान हो सके। इथरनेट एक लैन टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा कंप्यूटरों को आपस में जोड़ सकते हैं और एक लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी में सूचना के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इथरनेट को 1970 में जेरॉक्स द्वारा विकसित किया गया था। उस समय इसकी गति 2 से 3 एमबी के बीच थी। 1973 में जेरॉक्स पॉलो ऑल्टो रिसर्च सेंटर जिसमें कि मेटकॉफ काम करते थे, वहाँ पर ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। वहाँ पर कंप्यूटर साइंटिस्ट रहते हुए इन्होंने पहले कुछ इंडिविजुअल कंप्यूटर को जोड़ने के लिए ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क का वर्णन किया। पहला इथरनेट 2.94 मेगाबिट प्रति सेकंड पर चलाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किस शहर को चुना गया? तो यह चुना गया है घाना के अक्रा को। क्वेश्चन, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक किसने लिखी? पीयूष बबेल ने लिखी है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। शोधकर्ताओं द्वारा कॉस्ट इफेक्टिव और पोर्टेबल 3D पेपर बेस्ड डिवाइस डेवलप किया गया है जो केवल 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगा सकता है। यह डिवाइस पारंपरिक प्रयोगशाला आधारित तरीकों से विपरीत है और परीक्षण के लिए आवश्यक लिक्विड सैंपल के केवल 1 मिलीलीटर के साथ घर पर इसका उपयोग किया जा सकता है। यह उपकरण आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले विभिन्न मिलावटी एजेंटों की पहचान करने में सक्षम है, जिनमें से डिटर्जेंट, साबुन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यूरिया, स्टार्च, नमक और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट शामिल हैं। तो ये थे अप्रैल मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले वीडियो में मिलते हैं मई मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।